चारों तरफ देशभक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। पूरे देश में इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं, आजादी के लिए अपना खून पसीना एक करने वाली देश प्रेमी महिलाओं को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में चिंगारी बनकर लौ जगाई और तब तक लड़ती रही जब तक देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रेणु प्रेती है। आज हम आपको आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए चार दीवारी से बाहर कदम रखा और तब तक नहीं रुकी जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी की जीवन संगिनी कस्तूरबा गांधी की। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी होने के साथ साथ एक समाज सेविका, कड़क स्वभाव की महिला, अनुशासन प्रिय और आजादी की लड़ाई में अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी रही है। कस्तूरबा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य आंदोलनों में फ्रंट लाइनर रही थी। जब गांधी को हिरासत में लिया गया तो वो अक्सर आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिका में आ जाती थी। उन्होंने एक बार भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भीड़ को संबोधित भी किया था। उन्होंने लंबे समय तक साबरमती आश्रम को चलाया। कस्तूरबा पैदल या बैलगाड़ी से गांव-गांव जाकर लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सजग करती थी। वो दूसरी महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए कहती थी। उन्होंने महिलाओं को शराब की दुकान के सामने धरना देने, कटाई करने और खादी पहनने का आग्रह किया। कस्तूरबा उस समय देश में खादी का चेहरा बनी। वो स्वदेशी श्रमिकों को उनके देश और मातृभूमि के लिए उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। कस्तूरबा अपने पूरे जीवन में महात्मा गांधी के साथ खड़ी रही। उन्होंने गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। उन्होंने अपने घर के दरवाजे पूरे देश और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खोल दिए थे जब गांधी जेल में थे और उन्होंने उस दौरान उपवास रखा। कस्तूरबा उन चीजों को छोड़ने से नहीं हिचकी जो उन्हें बहुत पसंद थी। उन्होंने अपने गहने, अच्छा खाना और अपने धार्मिक लाभ तक त्याग दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पुणे के आगा खगन पैलेस में कैद किया गया। उस समय तक उनकी सेहत पूरी तरह खराब हो गई थी। कैद में बंद कस्तूरबा गांधी को जब लगा कि उनका अंतिम समय नजदीक है तो उन्होंने उसी कैंप में बंद महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा जताई। 22 फरवरी 1944 में उन्होंने महात्मा गांधी की गोद में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी मौत से पहले उन्होंने कहा था, मेरी मौत पर शोक मत मनाना, ये आनंद का अवसर होना चाहिए। 23 फरवरी 1944 को आगा खगन पैलेस में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दुर्गा भाभी। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई में इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। वे क्रांतिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी। अंग्रेज भी दुर्गा भाभी का नाम सुनकर थर थर कांपते थे। दुर्गा भाभी भले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी पर ना चढ़ी हो, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ती रही। स्वतंत्रता सेनानियों के हर आक्रामक योजना का हिस्सा बनी। दुर्गा भाभी बम बनाती थी तो अंग्रेजों से लोहा लेने जा रहे देश के सपूतों को टीका लगाकर विजय पथ पर भी भेजती थी। दुर्गा भाभी को भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर बलिदान दिया था, वो पिस्तौल दुर्गा भाभी ने ही आजाद को दी थी। इतना ही नहीं, दुर्गा भाभी एक बार भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी बनकर अंग्रेजों से बचाने के लिए उनके प्लान का हिस्सा भी बनी थी। भगत सिंह से दुर्गा भाभी का रिश्ता।
दुर्गा भाभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रमुख सहयोगी थी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। तब सॉन्डर्स और स्कॉट से बदला लेने के लिए आतुर दुर्गा भाभी ने ही भगत सिंह और उनके साथियों को टीका लगाकर रवाना किया था। इस हत्या के बाद अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए थे। दुर्गा भाभी ने उन्हें बचाने के लिए भगत सिंह के साथ भेष बदलकर शहर छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, सन 1929 में जब भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हैली की हत्या करने का प्रयास किया था। हालांकि वो बच गया था। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और उनके साथियों की जमानत के लिए एक बार अपने गहने तक बेच दिए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया जा चुका था। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद भी पुलिस मुठभेड़ में अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। उस समय दुर्गा भाभी ने तय किया कि वो आत्मसमर्पण कर दे और खुद को गिरफ्तार करवा लें और दूसरे माध्यमों से देश की सेवा करें। 12 सितंबर 1931 दिन के दोपहर 12 बजे पुलिस ने उनके निवास स्थान से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में दुर्गा भाभी ने एक इंटरव्यू में कहा, पुलिस 3 लॉरियों में भरकर मुझे गिरफ्तार करने आई थी। मुझे लाहौर के किले ले जाया गया। वहां एसएसपी जैकिंस ने मुझे धमकाते हुए कहा, तुम्हारे साथियों से हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारा सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। मैंने फौरन जवाब दिया, अगर आपके पास मेरे खिलाफ सबूत हैं तो मुझ पर मुकदमा चलाइए, वरना मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जेल में उन्हें पहली रात खूंखार महिला अपराधियों के साथ रखा गया। जब पुलिस उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं जुटा पाई तो दिसंबर 1932 में उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया गया था, लेकिन उन्हें लाहौर में 3 साल तक रहने को कहा गया। सन 1936 में दुर्गा भाभी लाहौर से गाजियाबाद आ गई और वहां प्यारे लाल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाने लगी। सन 1940 में उन्होंने लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। बाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके भवन का उद्घाटन किया। अप्रैल 1983 में उन्होंने विद्यालय से अवकाश ले लिया क्योंकि वो अस्वस्थ रहने लगी थी। 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गा भाभी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। भीकाजी कामा। क्या आप जानते हैं, भारत की आजादी से 4 दशक पहले साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा एक महिला ने फहराया था। इस महिला का नाम था भीकाजी कामा। 46 साल की पारसी महिला भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया था। ये भारत के आज के झंडे से अलग आजादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक था। मैडम कामा पर किताब लिखने वाले रोहतक एमडी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीडी यादव बताते हैं, उस कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के देशों के झंडे फहराए गए थे और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा था। उसको नकारते हुए भीकाजी कामा ने भारत का एक झंडा बनाया और वहां फहराया। झंडा फहराते हुए भीकाजी ने जबरदस्त भाषण दिया और कहा, ए संसार के कॉमरेड्स, देखो ये भारत का झंडा है, यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे सलाम करो। भीकाजी कामा द्वारा फहराए झंडे पर भी वंदे मातरम लिखा था। इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थी। झंडे में हरी पट्टी पर बने 8 कमल के फूल भारत के 8 प्रांतों को उस समय दर्शाते थे। लाल पट्टी पर सूरज और चांद बना था। सूरज हिंदू धर्म और चांद इस्लाम का प्रतीक था। ये झंडा अब पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है। उषा मेहता। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे ABCD बोलते और सीखते हैं, उस उम्र में गुजरात के सरसगांव की 8 साल की बच्ची स्वतंत्रता आंदोलन में अपने से 3 गुना बड़े लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। 1928 में उषा मेहता नाम की ये लड़की देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ चल रही मार्च में शामिल होकर साइमन वापस जाओ के नारे लगा रही थी। उषा मेहता ने स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से भाग लेना शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए उन्होंने कई गलत चीजों का विरोध किया। उषा जेल में बंद लोगों के लिए कई बार संदेश वाहक भी बनी है।
साल 1939 में उषा मेहता ने विल्सन कॉलेज बॉम्बे से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और कानून की पढ़ाई के लिए तैयारी करने लगी। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई रोकने और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की। रेडियो ने गांधी और कई अन्य नेताओं के ध्वनि संदेशों को जनता के लिए प्रसारित किया। स्वतंत्रता के बाद 27 साल की उम्र में उषा गांधी जी से इतनी प्रभावित हुई कि वो एक ब्रह्मचारी बन गई। गांधीवादी जीवन शैली को अपनाया, सुख सुविधाओं को त्याग दिया, अंत तक केवल खादी की साड़ियां पहनी और इस तरह भीड़ में अलग खड़ी हुई। उन्होंने इसके बाद अपनी पढ़ाई भी पूरी की। भारत के आजाद होने के बाद उषा ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और डॉक्टर उषा मेहता बन गई। बाद में जाकर डॉक्टर मेहता को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। इतना ही नहीं बल्कि 1997 में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के दौरान कई कार्यक्रम उन्हें समर्पित किए गए। आज उषा मेहता का नाम भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों में लिया जाता है जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला, एक महान कवियत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थी और उन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो महात्मा गांधी की करीबी सहयोगी थी और भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अथक रूप से काम करती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में नायडू के प्रमुख योगदानों में से एक 1920 में गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी थी। उन्होंने देश भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, भाषण दिए और लोगों से आंदोलन में शामिल होने और ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। 1930 में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अभियान, नमक सत्याग्रह में नायडू भी एक प्रमुख नेता थी। उन्हें गांधी सहित अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था और कई महीने वो जेल में रही थी। अपने राजनीतिक कार्य के अलावा नायडू एक विपुल लेखिका थी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को प्रेरित करने के लिए अपनी कविता का उपयोग किया। उनकी कविताओं ने भारत की संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया और लोगों को अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता आंदोलन में नायडू के योगदान को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और वो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। इसके साथ ही 1947 में वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला बनी।